हम क्या जाने, चला है कहाँ, ये हम क्या जाने, ये जाने। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग सेफ होंगे। एंड आज हम पढ़ने वाले होंगे कौन सा चैप्टर, लाइट। तो बेसिकली हमने यार केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। हमने इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर दिया है। आज हम लाइट पढ़ रहे होंगे। लाइट के अंदर हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे। तो काफ़ी क्विकली आज आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन की, बिना टाइम वेस्ट किए। अच्छा, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। ये आपका यार ये एक सरफेस है। ठीक है, ये एक सरफेस है। सो बेसिकली क्या हुआ कि एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आई, ये आप देख सकते हो, जिसको मैं अभी हाईलाइट करने वाला हूँ। ये रे ऑफ लाइट आपकी आई, ऑलराइट, ग्रेट। और जैसे ये सरफेस से टकराई, ये बाउंस बैक हो गई, है ना। इट बाउंस्ड बैक। हम लोग दीवार पर बॉल मारते हैं, बॉल हमारे पास वापस आती है, तो बॉल बाउंसेस बैक। क्यों? क्योंकि वो दीवार से टकरा के हमारे पास वापस आती है। सिमिलरली क्या बॉल उस दीवार के आर पार निकल जाती है? नहीं। सिमिलरली यहां पर भी रे ऑफ लाइट आती है, सरफेस पर टकराती है और रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, जो आने वाली रे होती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे रिफ्लेक्ट होती है उसको हम बोल रहे होते हैं रिफ्लेक्टेड रे। आ रही बात समझ में? ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो है हमारी इंसिडेंट रे है। अच्छा, अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यार कि आपका जो नॉर्मल है, ठीक है, आपका जो नॉर्मल है वो आपके सरफेस से होता है परपेंडिकुलर। तो ये आपका यार नॉर्मल होता है। ठीक है, दिस इज आर नॉर्मल। अच्छा, अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि सबसे कॉमन मिस्टेक करते हैं बहुत सारे लोग, कि जो नॉर्मल होता है और जो ये इंसिडेंट रे होती है, ठीक है, जो नॉर्मल होता है और ये जो इंसिडेंट रे होती है, इनके बीच का जो एंगल होता है इसे हम कह रहे होते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसे हम कह रहे होते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, इसको अलग कलर से डिनोट कर देते, चलो लेट अस टेक ग्रीन। ये आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, और नॉर्मल है, इसके बीच का ये वाला जो एंगल है इसको हम कह रहे होते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे हम। अब भैया गलती कहाँ पर होती है? गलती होती है यहाँ पर, जब हम क्या करते हैं ना, जब हम क्या कर रहे होते हैं कि हम बेसिकली, ठीक है, हम बेसिकली इस एंगल को ले लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस एंगल को ले लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि सबसे गलत चीज़ है। ठीक है, हम ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमको नॉर्मल के साथ लेना है, क्योंकि फिर हमारा पूरा आंसर ही गलत आ जाएगा। ओके, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। और कुछ था इसमें, सब समझ गए हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला जो हमारा लॉ है वो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है हमारा, ये वाला जो एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। यानी कि आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो। ओके, अरे ग्रेट। सेकंड लॉ की बात करते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस है? मैंने कहा ये आपका एक प्लेन है, ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ध्यान से देखना मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपकी नॉर्मल है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। क्या ये चीज़ हम साफ साफ देख सकते हैं कि तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं? ठीक है, तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तो ये आपका दूसरा लॉ है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे होंगे कि आपका जो प्लेन मिरर होता है, जो हमारे घर में लगा हुआ है, जिसमें हम हमारी शक्ल देखते हैं, ठीक है, ये जो हमारा प्लेन मिरर होता है ये हमें क्या क्या चीज़ें दर्शाता है, क्या क्या हमें प्रॉपर्टीज दिखाता है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली बात, इमेज साइज इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट साइज। ये सबसे आसान सा मिरर है समझने के लिए। अच्छा, हमारे घर के अंदर जो मिरर लगा हुआ है, हम जितने लंबे हैं, हम जितने छोटे हैं, ठीक है, हमको वो मिरर उस अकॉर्डिंग दिखाता है। ठीक है, ग्रेट। हमारी हाइट कितनी? ऐसा होता है कि हम यार, हमारी हाइट यहाँ पर 6 फुट है और मिरर 12 फुट दिखा रहा है? नहीं। हमारी हाइट 5 फुट है और मिरर सिर्फ 2 ही फुट दिखा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ग्रेट। तो बेसिकली जितनी हमारी साइज है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ ये सैनिटाइजर, ठीक है, अगर मैं इस सैनिटाइजर को आईने के सामने रखता हूं, मिरर के सामने रखता हूं, तो ये सैनिटाइजर जो है वो मुझे इतना ही बड़ा दिखेगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो इमेज साइज है, ठीक है, मेरा जो इमेज साइज है वो मेरे ऑब्जेक्ट के साइज जितना होगा। अरे क्या बात है, ग्रेट, अमेजिंग। इमेज डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। यानी कि मान लो कि आप, ये मिरर है आपके घर में लगा हुआ है, ठीक है, आप इस मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर खड़े हो, ठीक है, तो जो आपकी इमेज बन रही होगी वो भी मिरर से कुछ 10 सेंटीमीटर दूर आपको दिख रही होगी। ठीक है, वो इमेज भी आपको मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर दिख रही होगी। अब सीन ऐसा है कि मिरर के पीछे कोई दुनिया नहीं है, ठीक है, मिरर के पीछे कोई भी दुनिया नहीं है, लेकिन यार अगर आप ध्यान से देखते हो तो जितनी दूर आप हो उतनी ही दूर आपको मिरर के अंदर अपनी इमेज दिख रही होती है। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस जो होती है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होती है। अच्छा, इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, ये एक प्रॉपर्टी है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, यानी कि आप अगर सीधे हो यहाँ पर, मतलब सोचो आप मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है, और अगर आपकी इमेज उल्टी दिख रही है तो ऐसा काम चलेगा अपना? नहीं ना, नहीं चलेगा। इसलिए जो हमारी इमेजेस होती है वो लैटरली इन्वर्टेड होती है। ठीक है, इमेजेस ऑलवेज वर्चुअल, हमको पता है यार, हमको पता है कि रियल इमेजेस नहीं होती है, ऐसी इमेजेस नहीं होती जिनको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? अरे क्या बात है, ग्रेट। तो ये बात हो गई हमारी प्लेन मिरर की। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो बेसिकली हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन के लॉस पढ़ लिए, प्लेन मिरर पढ़ लिया,
प्लेन मिरर के अंदर अगेन ये जो कुछ चीज़ें हैं यार जो हम बचपन से समझते आ रहे हैं, और इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि जितनी जितनी हमारी हाइट है मिरर भी उतनी ही हाइट हमारी दिखा रहा होता है, ठीक है। जितनी दूर हम मिरर से खड़े हैं उतना ही दूर मिरर के अंदर हमारी इमेज बन रही होती है। उसके बाद में फिर हमें पता है कि अगर हम सीधे खड़े हैं तो मिरर भी हमें सीधा ही दिखाएगा। आ रही बात समझ में? अरे क्या बात है, ग्रेट। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। इसके अंदर हम दो टाइप के मिरर पढ़ते हैं, एक है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। अरे क्या बात है, ठीक है। अब आपको इससे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर और केव है, ठीक है। आप देख सकते हो एक केव है और ये पीछे की साइड जो है बेसिकली ऐसे मैंने कांटे बना दिए, कांटे नहीं है लेकिन ये एक इंडिकेशन है, ठीक है। ये एक इंडिकेशन है कि आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ये वाला है, ठीक। आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ये वाला है। आ रही बात समझ में? ग्रेट, अमेजिंग। अगर ये मेरा कौन सा मिरर है? ये मेरा कॉनकेव मिरर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो एक केव बनी हुई है, ठीक है, एक केव बनी हुई है। अरे क्या बात है। अगर मैं बात करता हूँ कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो कुछ ऐसा होता है जिसमें आपका जो बाहर वाला पोर्शन है, जिसको मैं अभी ब्लू से डिनोट करने वाला हूँ, वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ये वाला, ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ओके। और अगेन हम हमारे कांटे बना देंगे पीछे की साइड ठीक है। अरे वाह, ग्रेट। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। कॉनकेव के केस में जो अंदर वाली केव है, ठीक है, जो केव जैसा स्ट्रक्चर है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और कॉन्वेक्स के केस में जो बल्ज्ड आउट पोर्शन है, ठीक है, जो बल्ज्ड आउट पोर्शन है ब्लू से जिसको मैंने डिनोट किया, वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है। इसको हम बोल रहे होते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इसको हम बोल रहे होते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अरे क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है, इनके कॉम्पोनेंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि हम अभी अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ, हम बात करने वाले होंगे फोकस की, बोला ये क्या है, हम बात करने वाले होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की, ठीक है, हम बात करने वाले होंगे पोल की। अच्छा मैं समझाता हूँ, रुको, ठीक है, ग्रेट। भैया ये तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। मैंने कहा बिल्कुल खतरनाक नहीं है, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, अगर थोड़ा सा ध्यान हमने अगले 4 से 5 मिनट दे दिया तो, ठीक है, ग्रेट। सबसे पहले बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की। इट इज द पॉइंट इन द सेंटर ऑफ द मिरर विच पासेस थ्रू द कर्व ऑफ द मिरर एंड हैज सेम टेंजेंट एंड कर्वेचर एट दैट पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर सी। अच्छा, अब जरा एक चीज नोटिस करो कि ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है, क्या ये एक बड़े से स्पीयर का पार्ट होगा? मैंने कहा यहाँ पर ये वाला एग्जांपल देखो यार, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो हाँ यार ये एक बड़े से स्पीयर का पार्ट है। अच्छा, तो इस स्पीयर का कुछ ना कुछ हमारा सेंटर होगा, हाँ या ना, ठीक है, सेंटर होगा, ओके। अगर पूरे स्पीयर का ये सेंटर है तो उसके हर एक पार्ट के लिए, हमारे स्पीयर के हर एक पार्ट के लिए वो सेंटर का काम कर रहा होगा। तो क्या एक बड़े से स्पीयर का पार्ट नहीं है हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, तो उसके लिए भी वो सेंटर का काम करेगा। तो ये होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसको हम बोल रहे होते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर सेंटर है तो हमें पता है कि रेडियस भी होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा क्या वो रेडियस के बराबर होगा? हाँ या ना? ग्रेट, अमेजिंग, क्या बात है। अच्छा, तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर है क्या? इट्स द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब भैया पोल क्या है? मैंने कहा जो हमारा स्पेरिकल मिरर है, ठीक है, देखो हमारा जो स्पेरिकल मिरर है ये जिसको मैंने अभी बनाया, ठीक है, इसका जो सेंटर है, जो मिड पॉइंट है, मैं कह सकता हूँ, अगर तुम और कंफ्यूज ना होना हो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसमें, तो इस स्पेरिकल मिरर का जो सेंटर है, ठीक है, अब मैं सर्कल के सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं स्पेरिकल मिरर के मिड पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको हम बोल रहे होते हैं पोल, ओके, इसको हम बोल रहे होते हैं पोल। तो मैं यही सेम टू सेम पोल इस वाली फिगर में ड्रॉ कर देता हूँ, ये रहा मेरा पोल, ये रहा मेरा पोल, है कि नहीं? तो मेरे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस जो है ये वाला, इसको हम कह रहे होते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हमें पता है रेडियस क्या होता है, हमें पता है एक सेंटर क्या होता है, ठीक है, बस वही सारी चीजें हमको इस स्पेरिकल मिरर के केस में अप्लाई करनी है, दैट इज इट। ये समझ के कि ये किसी बड़े स्पीयर का पार्ट है, ओके, ग्रेट। बाकी सब चीजें सेम होती है। तुम इमेजिन करो ना, जब तुम इस स्पेरिकल मिरर को पूरा ड्रॉ करोगे तो एक सर्कल टाइप बनेगा, ठीक है, एक सर्कल टाइप बनेगा, एक सर्कल बन रहा है, ठीक है, तुम्हारे सामने तुमको एक सर्कल दिख रहा है। अच्छा, तो उसका एक सेंटर होगा, है कि नहीं? उसका एक सेंटर होगा। अच्छा, सेंटर से लेकर जो हमारी डिस्टेंस होती है वो रेडियस होगा, है कि नहीं? बस एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि मेरे स्पेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम कह रहे होते हैं पोल, ठीक है। अच्छा, क्या बात है, तीनों की बात कर ली। फोकस की बात करते हैं। अब बेसिकली फोकस जो होता है ना वो ऐसा पॉइंट होता है, ठीक है, फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जब हमारी जो रेज होती है लाइट की, ठीक है, जो हमारी रेज होती है लाइट की, जब वो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती है, ठीक है, जब वो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती है,
तब वो सारी की सारी लाइट रेज फोकस के थ्रू पास करती है, ठीक है। जब रेज ऑफ लाइट, जितनी भी रे ऑफ लाइट होती हैं, ठीक है, वो जब पैरेलल आ रही होती है इस प्रिंसिपल एक्सिस के, जिसको मैं अभी तुमको आगे समझाने वाला हूं, तुमको ये आगे समझ में आएगा, ठीक है। और उसके बाद जब यहां पे टकरा के रिफ्लेक्ट होंगी, उसको हम कह रहे होते हैं फोकस, उस पॉइंट को हम कह रहे होते हैं फोकस। वो आगे हम समझने वाले हैं, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। मैंने बोला ये है आपका पोल, ठीक है, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके यहां से जो लाइन पास कर रही है ये वाली, ठीक है, इसको हम कह रहे होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। कितना आसान है, हमने बात कर ली सेंटर ऑफ कर्वेचर की, उस स्फेरिकल मिरर को जहां से निकाला है उसका सेंटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर की, अब अगर स्फेरिकल कोई है चीज, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस तो होना ही है। अच्छा ग्रेट, तो रेडियस है, सेंटर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्या बात है। पोल की बात कर लेंगे तो जो स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, सिर्फ इतना इतना पोर्शन, इसका जो मिड पॉइंट है इसे हम कह रहे होते हैं पोल। फोकस क्या होता है आगे समझेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। अच्छा ग्रेट, अमेजिंग। अब हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और फोकस, ठीक है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और फोकस, इसके बीच में क्या रिलेशन है, तो मैंने तुमको बताया ना, हम आगे समझेंगे। अब समझेंगे जरा, देखो ये मेरा है कॉनकेव मिरर, ठीक है, मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की, मैंने ये ड्रॉ किया पोल, मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ग्रेट, अमेजिंग। जब हमारी लाइट की जो रे है वो आ रही होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है कि नहीं, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, जब हमारी रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, कुछ इस तरीके से एरो ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे ही ये स्पेरिकल मिरर से टकराएगी, है ना, जैसे ही इस मिरर से टकराएगी, इट विल रिफ्लेक्ट एंड गो इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इट विल रिफ्लेक्ट एंड गो इन दिस डायरेक्शन। मैंने एरो यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, ग्रेट, अमेजिंग। जिस पॉइंट से, इस प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से हमारी ये रे ऑफ लाइट पास कर रही होगी, उसको हम कहते हैं फोकस। अब आ रही है फील्ड समझ में, अब आ रही वाइब समझ में। कॉन्वेक्स के केस में भी हम आगे समझेंगे, चिंता मत करो, ठीक है, इसको हम कह रहे होते हैं फोकस। अच्छा, अब एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है कि नहीं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस जो होता है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अच्छा, ये जो फोकस है, इसका पोल से जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है, ठीक है। तो तुम देख सकते हो, अगर मैं और आसानी से ड्रॉ करूं, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर है फोकस और यहां पर है पोल। अब बात समझ में आ रही है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है r, फोकस से पोल तक का डिस्टेंस जो है वो है r/2, बात खत्म। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, इसे हम कह रहे होते हैं फोकस। आ रही बात समझ में, आ रही फील समझ में, अरे ग्रेट, ओके। ये है कुछ केसेस जो हम पढ़ने वाले हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के केस में, जिनको हम फटाफट से अगले 5 से 7 मिनट में समाप्त कर रहे होंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, देखते हैं। देखो जरा हमने क्या बात की थी, हमने ये बात की थी कि अगर हमारी जो रे ऑफ लाइट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस सबको पता है, वापस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ठीक है। अगर हमारी रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से पास करेगी, हाँ या ना, ग्रेट, तो वो फोकस से पास करेगी। लेकिन इसका उल्टा भी पॉसिबल है, मैंने बोला हमने क्या बोला कि पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास करेगी। हम इसका जस्ट उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर फोकस से आ रही है तो पैरेलल जाएगी। पहले हमने क्या बोला था कि अगर पैरेलल रे आ रही है तो वो फोकस से पास करेगी, लेकिन अगर वो फोकस से पास कर रही है तो वो पैरेलल जाएगी, कुछ इस तरीके से। यहाँ से आई रे ऑफ लाइट, ठीक है, और यहाँ से ऐसे निकल गई, ठीक है। ये क्या था, ये मेरा फोकस था। रे ऑफ लाइट कैसी आई, फोकस से पास की, लेकिन जब रिफ्लेक्ट हुई तो वो पैरेलली रिफ्लेक्ट हुई, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये रहा यहाँ पर पहला केस, ठीक है, ये रहा यहाँ पर पहला केस। अब आप जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हैं, ठीक है, वो हम बनाते हैं यहाँ पर, जहाँ पर वो रे टकरा रही है। हमको पता है ना, हम सरफेस पे बनाते हैं, फिर वहाँ से नॉर्मल बनाते हैं, जैसे कि हमने इस वाले केस में बात की थी। देखो जरा, ये रहा, ठीक है, तो ये सरफेस था। सिमिलरली अब कौन सा सरफेस है, वो स्पेरिकल मिरर का सरफेस है, वहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जो इंसिडेंट रे है वो और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो, बात खत्म। ओहो क्या बात है ना। अब हमारी इंसिडेंट रे कौन सी है, ये वाली, और रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, ये वाली। अच्छा ग्रेट। अब हम सेम केस में बात कर रहे होंगे कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है, अब हम सेम केस में बात कर रहे होंगे कॉन्वेक्स मिरर की। अरे वाह क्या बात है, ग्रेट। देखो जरा कॉन्वेक्स मिरर जो है ये वाला है ना, ये कॉन्वेक्स मिरर है। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज समझना इंपॉर्टेंट है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर जो है, अगर तुम इस मिरर का सर्कल पूरा करने जाओगे तो कुछ इस तरीके से पूरा होगा, आया ना। अच्छा ग्रेट। और जो हमारा कॉनकेव मिरर था उसका सर्कल कुछ इस तरीके से पूरा हो रहा था,
मतलब जो जिस पेरिकल पार्ट से वो आया है, ठीक है, जिस पियर से वो आया है, ठीक है। मैं तो तुम्हारी आसानी के लिए सर्कल बोल रहा हूँ। अच्छा ग्रेट। एक चीज़ देखो कि कॉनकेव मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के राइट हैंड साइड पे सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है, ठीक है। तो ये गलती हम कभी भी नहीं करेंगे, ये गलती हम कभी भी नहीं करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यहां पर ले लिया। नहीं, तुम देखो ना, खुद दिमाग लगाओ, जब तुम इसका सर्कल कंप्लीट कर रहे हो, जब ये स्फीयर कंप्लीट कर रहे हो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर आ रहा है? राइट हैंड साइड पे आ रहा है। आ रही बात समझ में? आ रही है फील समझ में? अरे क्या बात है, अरे क्या बात है, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होगा, तो इसका फोकस और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी राइट हैंड साइड पे होगा। आ रही बात समझ में? अरे ग्रेट, ठीक है। अब देखो जरा ये सेकंड वाला, हमने कॉनकेव के केस में बात कर ली कि अगर रे ऑफ लाइट फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल जाएगी। सिमिलरली कॉन्वेक्स के केस में देखो जरा भी, क्या कॉन्वेक्स के केस में लाइन फोकस के थ्रू पास कर सकती है? नहीं कर सकती, ठीक है। हमारी रे ऑफ लाइट पास कर सकती नहीं, क्योंकि सोचो कि जो हमारा फोकस है वो मिरर के पीछे है, और मिरर के पीछे तो दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो क्या यहां पर देखो, मिरर के यहां तक तो रे ऑफ लाइट तुम्हारी आ सकती है और यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ। क्या बात है, ग्रेट। लेकिन मिरर के पीछे तो रे ऑफ लाइट जा ही नहीं सकती ना। क्या मिरर के पीछे तुमने कभी देखा है? तुमने कभी देखा है कि तुमने कोई चीज़ मिरर की तरफ फेंकी और वो मिरर के पीछे चली गई? नहीं, मिरर टूट जाएगा, है कि नहीं? तो मिरर के पीछे कोई दुनिया नहीं है, लेकिन हमने बनाई, ठीक है। अच्छा, अब कैसे बनाई? यहाँ पर सारे जा रही होगी, हो रहा होगा, ठीक है, वो वाले केसेस होते हैं। अच्छा, अब बताता हूँ, अगर रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से आ रही है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से आ रही है, जिसको अगर हमने पीछे एक्सटेंड किया तो वो इस कॉन्वेक्स मिरर के फोकस से पास करेगी, तब जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आ रही है फील समझ में? मैं एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं, अगर हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर के पीछे कोई दुनिया एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हमें बनानी पड़ेगी। अब सुनो, अगर रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से हमारे कॉन्वेक्स मिरर के सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, जिस रे ऑफ लाइट को अगर हम पीछे की साइड एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, तो वो फोकस से पास हो रही होगी, उस केस में रे ऑफ लाइट जो है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली निकल जाती है, ठीक है। और इसे हम क्या बोल रहे होते हैं? इसे हम कुछ नहीं बोल रहे होते, केस है, ठीक है। आ रही फील समझ में? ग्रेट। अच्छा, अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस कुछ इस तरीके का है कॉनकेव मिरर में, कि अगर आपकी रे ऑफ लाइट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे, अगर आपकी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में भी उसका वो सेम पाथवे फॉलो कर लेगी। यानी कि ये ऐसी आई, मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो जो लाइन मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूं, वो रिफ्लेक्टेड है, ठीक है, और जो लाइन मैंने ब्लैक से ड्रॉ की है वो इंसिडेंट है। आ रही बात समझ में? अगर रे ऑफ लाइट हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो जैसे ही वो मिरर से टकराती है वो वैसे के वैसे वापस निकल जाती है। ऐसी आई, ठीक है, और ऐसे ही वापस निकल गई, ठीक है। अगर मैं पेन चेंज करके बताऊं, कलर चेंज करके बताऊं, तो ऐसी आई, ठीक है, और ऐसी की ऐसी वापस निकल गई, सेम पाथ पे, ठीक है, सेम पाथ पे। ऐसा होता है ना, हम जाते हैं, ठीक है, हम जाते हैं और अगर हमको दिख गया कि हमारा कोई दुश्मन सामने खड़ा है तो वही उसी टाइम पे पलट जाते हैं और सेम पाथ से वापस आ जाते हैं। आ रही बात समझ में? ग्रेट। वो कब होता है? वो तब होता है जब हमारी रे ऑफ लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही होती है। अच्छा, अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा? हो रहा होगा। अब सोचो जरा, अगर कोई रे ऑफ लाइट, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है कि नहीं, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होगी, ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से इंसिडेंट है कि भाई साहब अगर उसको हमने पीछे की साइड एक्सटेंड किया तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होगी, उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारी रे ऑफ लाइट सेम पाथ को फॉलो करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आ रही फील समझ में? अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसी है जो कि मिरर को अगर स्ट्राइक कर रही है, कॉन्वेक्स मिरर को, वो कुछ इस तरीके से स्ट्राइक कर रही है कि अगर हम उसको पीछे की साइड एक्सटेंड करें, ठीक है, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करेगी, तो हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो मिरर से टकराने के बाद में रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम डायरेक्शन में, सेम पाथ पे। अच्छा, ग्रेट। आखिरी केस बचा है। आखिरी केस कुछ इस तरीके का है, दोनों में सेम होता है, और कि अगर मान लो कि ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पर पोल की तरफ, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, कुछ इस तरीके से इंसिडेंट होती है, कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्टेड होती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आ रही बात समझ में? आ रही है फील समझ में? ग्रेट। और यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी सेम केस हो रहा होता है, ठीक है। तो ये कुछ केसेस आपको याद रखना है, इससे आपका पूरा मिरर वाला पोर्शन जो है वो समाप्त हो रहा होगा अगले कुछ 5 से 10 मिनट में। हमने ये सारे केसेस समझ लिए, ठीक है, हमने ये सारे केसेस समझ लिए। फोकस से पास होगी तो क्या, ये वाला केस नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे।
अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल ही जाएगी, और अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है तो वो फोकस के थ्रू पास होगी। ये भी कॉन्वेक्स में सेम केस होता है, बस हो रही होगी वाला केस आ जाएगा। ठीक है, अगर आप रे ऑफ लाइट को पीछे एक्सटेंड करोगे तो उस केस में अगर वो पास हो रही होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से या फिर फोकस से, ठीक है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, ग्रेट, अमेजिंग। और ये आखिरी केस तो दोनों में हमको पता है सेम है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन में कॉन्केव मिरर। ये सारे के सारे जो हमने यहाँ पर गणित लगाए हैं वो सब इसलिए लगाए हैं ताकि हम ये समझ पाए कि अगर कॉन्केव मिरर के सामने अलग अलग पोजीशन पर हमारे ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं, ठीक है, तो ये जो अलग अलग पोजीशन पर हमारे ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं ये कैसी इमेज बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो सोचो कि बहुत दूर रखा है, ठीक है, बहुत इन्फिनिटी मतलब ये नहीं होता कि बहुत मतलब ऐसा यूनिवर्स में स्पेस में कहीं और रखा हुआ है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। एक चींटी के लिए सोचो, एक चींटी के लिए 2 किलोमीटर चलना इन्फिनिटी है, ठीक है। तो इन्फिनिटी जो होता है ना वो तुम समझ लो कि काइंड ऑफ ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत बहुत ज़्यादा दूर है, नहीं, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, ठीक है, बहुत दूर। अच्छा, ग्रेट। अब इन्फिनिटी पे है तो जो उससे रे ऑफ लाइट आ रही होंगी, ठीक है, उससे जो रेज ऑफ लाइट आ रही होंगी वो कैसी होंगी, वो सारी की सारी पैरेलल आ रही होंगी। और हमने एक चीज़ पढ़ी कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, फिर वो कितनी भी हो, अगर वो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से पास करेंगी। देखो जरा पहला केस, ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है ना, और ये रिफ्लेक्ट हो गई, कहाँ से पास की, फोकस से। देखो ये नीचे बी वाले पॉइंट से आ रही है लाइट, आ रही है लाइट, पैरेलल थी तो कहाँ से पास हो गई, फोकस से, ठीक है। और एक तीसरी रे ऑफ लाइट जो है, ये भी मैं तुमको बता देता हूँ कि अगर यहाँ से पास करती है रे ऑफ लाइट हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से तो वहीं की वहीं वापस से रिवर्ट हो जाती है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये देखो। अच्छा, क्या भैया ये प्रिंसिपल एक्सिस से पास करी इसलिए, क्या भैया ये प्रिंसिपल एक्सिस से पास कर ली इसलिए, नहीं। इसका आंसर तो मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। मैंने तुमको अभी क्या बताया, कि भाई पैरेलल जो होती है, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही होती है तो वो फोकस से पास करती है, ठीक है, या फिर उल्टा, जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, ठीक है, जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो सेम पाथ पे चली जाती है। तो तुम मुझे बताओगे ये जो बीच वाली रे ऑफ लाइट है ये वापस क्यों आई, ठीक है, ग्रेट। इसका जवाब मैं नहीं दे रहा, आप बताएंगे, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, ये पहला केस हो गया, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तब जो आपकी इमेज बनेगी वो फोकस पर बनती है। क्यों? क्योंकि आपकी रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ रही होती है। अच्छा, दूसरे केस की बात करते हैं। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है, पहले क्या था, इन्फिनिटी पे था, अब हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं, ठीक है, हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं। और आगे मैं तुमको एक चीज़ बताऊंगा बहुत ही वंडरफुल, जिससे तुम्हारा पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ग्रेट, अमेजिंग। अब देखो, अब हमने क्या किया कि हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हमारे ऑब्जेक्ट को रख दिया, है कि नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हमारे ऑब्जेक्ट को रख दिया। अच्छा, ग्रेट। तो हमारी इमेज क्या बन रही होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। क्यों? क्योंकि ये गई एक रे ऑफ लाइट पैरेलल, कहां से पास की, फोकस से। ये गई एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कहां से पास होगी, वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जब हम यहां पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं तो हमेशा याद रखना कि हम इमेज उल्टी बना रहे होते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? देखो यहां पर कुछ इस तरीके से, यहां पे ये देखो, आ रही फील समझ में, है ना। हम हमारे जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे फिर वो इमेज ड्रॉ कर रहे होते हैं नीचे की साइड में। हम एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इमेज बनी है वो कहाँ पर बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। इमेज का नेचर कैसा है वो हम आगे समझेंगे, उसकी चिंता मत करो। तीसरा केस देखो, तीसरा केस क्या है, जैसे कि मैंने बोला कि हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं, तो पहले इन्फिनिटी पे था, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आ गया, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया, है ना। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, ठीक है, तो हमारी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रही होती है। देखो यहाँ पर, ये रहा, देखो यहाँ पर, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो हमारी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रही होती है। ओहो भैया क्या बात है, क्या ये फील हमको समझ में आ रही है? ग्रेट। देखो यहाँ पर, ये रहा, ठीक है, ये रहा। तुम सारी रे ऑफ लाइट ड्रॉ करोगे, तुम्हें अभी पता है कैसे ड्रॉ करते हैं, तुम एक फोकस से पास करवा सकते हो, तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा सकते हो, ठीक है, तुम्हें पता है सब कैसे बनाते हैं तो तुम ड्रॉ कर सकते हो। अगर तुम्हें ये चीज़ अच्छे से आ गई तो ये सारे केसेस तुम्हारे लिए हलवा है। बस इतना याद रखना है कि पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, उसके बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आ गया, ठीक है, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया, अब कहाँ आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये रहा वो। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गया, ठीक है, वो हमारा बीच में आ गया। अरे क्या बात है, ग्रेट, अमेजिंग। तो अब हमारी इमेज क्या बन रही है, हमारी इमेज जो बन रही है वो बन रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ये देखो यहाँ पर, है कि नहीं। तो ये यहाँ पर तुम एक जनरल सा ट्रेंड नोटिस कर पा रहे हो, पैटर्न नोटिस कर पा रहे हो। जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था तब इमेज जो है वो फोकस पे बनी थी, यानी कि मिरर के काफी करीब बनी थी।
अरे क्या बात है, जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आ गया, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आ गया, तो हमारी इमेज जो है वो मिरर से थोड़ी सी दूर बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। जब हमारा ऑब्जेक्ट मिरर के थोड़ा सा और पास आया तो क्या हुआ, जो हमारी इमेज है वो मिरर से थोड़ी सी और दूर बन गई, ये देखो यहाँ पर। जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस यानी कि मिरर के और पास आया तो हमारी इमेज जो है वो और दूर बन गई, यानी कि जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट पास आते जा रहा है वैसे वैसे हमारी इमेज जो है वो पीछे 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 शिफ्ट होते जा रही है। क्या ये फील हमको समझ में आ रहा है? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की जो नज़दीकियां हैं वो हमारे मिरर के साथ में बढ़ रही हैं, वैसे वैसे हमारी जो इमेज है उसकी दूरियां हमारे मिरर के साथ में बढ़ती जा रही है। आ रही फील समझ में? ग्रेट ग्रेट। अब बात करते हैं एक और नेक्स्ट केस की। पहले कब था, अभी कहां पर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, अब कहां आएगा, फोकस पे। और हमको ये पता है अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर है, ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो एक चीज ध्यान रखना कि हमारी जो इमेज है वो कहां बन रही होगी, वो बन रही होगी इन्फिनिटी पे। क्या ऐसा ही सेम टू सेम केस हमने बस थोड़ा सा उल्टा देखा? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तब इमेज फोकस पर बन रही थी, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है। क्या बात है भैया। और आखिरी केस है वो कुछ इस तरीके का केस है जो कि इन सबसे अलग है, ठीक है, जो कि इन सबसे अलग है। हम कहां पर थे, इन्फिनिटी पे थे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आए, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आए, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आए, फिर फोकस पे आए, अब फोकस से आगे जाएंगे, है कि नहीं? यहां पर ये देखो, दिख रहा है यहां पर। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस के भी आगे रखा हुआ है। ग्रेट। इस केस में हमारी जो इमेज बन रही होती है वो इमेज कैसी होती है, ये देखो, ये देखो, हमारी जो इमेज बन रही होती है वो होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। हमारी जो इमेज बन रही होती है वो होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। और तुम देख सकते हो कि इमेज कहां बन रही है, क्या इमेज मिरर के आगे बन रही है? नहीं, इस बार इमेज जो है वो मिरर के पीछे बन रही है, ठीक है। इस बार जो हमारी इमेज है वो मिरर के पीछे बन रही है, जैसे कि हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे केसेस को याद करना बहुत ही आसान है, बस ये जो आखिरी केस है ये आपका एक एक्सेप्शन है, जहां पर बाकी सारे केसेस में तुम देख सकते हो कि रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ठीक है। और इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है हमारे मिरर के आगे की साइड, यानी कि कहीं फोकस पे बन रही है, कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर हम साइज ऑफ द इमेज जो है वो बता ही सकते हैं, ठीक है। पहले वाले केस में जब इन्फिनिटी पे है तो इमेज जो है वो कितनी छोटी सी बन रही है, पॉइंट साइज बन रही है, बहुत छोटी सी, तो हमने क्या बोला, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, ठीक है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे था तो हाँ डिमिनिश्ड छोटी इमेज बन रही है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतनी ही इमेज की साइज थी, है ना, ग्रेट, सेम साइज। फिर जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है ना कि इमेज की साइज भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को हमारे मिरर के पास ला रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है कि इमेज दूर जाती जा रही है और बड़ी होती जा रही है। ग्रेट, अमेजिंग। बस ये आखिरी केस जो है हमारा, यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। ग्रेट, कॉनकेव मिरर खत्म, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर के यूजेस की बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। हमने यहाँ पर देखा कितने पैरेलल वाले केसेस थे, ठीक है। तो एक पावरफुल पैरेलल बीम होने के लिए हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारे व्हीकल्स में क्यों भाई, व्हीकल की हेडलाइट नहीं होती, होती है ना, अरे ग्रेट। हम बात करते हैं लाइट्स की, टॉर्चेस की, टॉर्चेस का काम क्या होता है भाई, रोशनी फैलाना, ठीक है। ग्रेट, अमेजिंग। दे आर ऑफन यूज्ड एज शेविंग मिरर्स टू सी अ लार्जर इमेज ऑफ द फेस। देखो जरा, देखो जरा, यहाँ पर शेविंग मिरर के अंदर भी इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, शेविंग मिरर के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, अरे क्या बात है, ग्रेट। तो आप मुझे बताओ, आप मुझे नीचे कमेंट करके ये बताना कि कौन से केस को मद्देनज़र रखते हुए कॉनकेव मिरर जो है वो शेविंग के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसा कौन सा हमने एक केस देखा जिसके अंदर हमें एक एनलार्ज्ड इमेज देखने को मिल रही है, ठीक है, एक एनलार्ज्ड इमेज देखने को मिल रही है। ऑलराइट, अरे ग्रेट, अरे ग्रेट, सोचना थोड़ा सा, ठीक है, बाद में तो खैर हमको पता चल ही जाता है। अच्छा, ग्रेट। डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं, ठीक है, डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं, क्यों, ताकि वो जो हमारे दांत हैं उसकी एक बड़ी इमेज देख पाए, ठीक है, अरे ग्रेट, अमेजिंग। और ये हमारा सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया। कॉन्सेंट्रेट मतलब वो कॉन्सेंट्रेट नहीं, ऐसा नहीं, वो जो हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं हमारे सोल्यूशन को, वैसा वाला कॉन्सेंट्रेट नहीं, ठीक है, अरे ग्रेट, अमेजिंग। A concave mirror is used in the case of shaving mirror because when the concave mirror is placed very close to the object, a magnified and virtual image is obtained. तो मुझे याद नहीं था कि मैंने आंसर आगे लिख रखा है, बट मैंने लिख रखा था, ठीक है। तो क्यों होता है, क्योंकि जब हम देखो, जब हम ऑब्जेक्ट को, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब हम ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के काफ़ी करीब रखते हैं तो हमें एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देखने को मिलती है जो कि एनलार्ज होती है। आगे बढ़ते हैं,
ठीक है। अब बात कर रहे होंगे हम कॉन्वेक्स मिरर की, और इसमें सिर्फ दो ही केसेस हैं। पहला केस है जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, और दूसरा केस है जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं तो भी क्लोज रेंज में रखा है हमारे मिरर से। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो क्या होगा, पैरेलल रेज आएंगी, और हमको पता है कि जब रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स, ये शायद मैंने तुमको पहले नहीं बताया होगा, हमारी रे ऑफ लाइट सारी पैरेलल आ रही है ना, पैरेलल आ रही है। अच्छा ग्रेट। अब ये रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, है कि नहीं। अब ये क्या होगा, अब ये रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। अच्छा, ये रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, ग्रेट। लेकिन हमको ये पता है कि अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ रही हैं तो वो फोकस पर मिल रही होंगी। ये देखो, ठीक है, ये देखो, आ रही बात समझ में, ग्रेट। और अगर इसे तुमको नहीं समझ में आया तो ये वाला फिगर देखो, ये वाला फिगर देखो, यहां पर रेज ऑफ लाइट सारी पैरेलल आ रही हैं, और जैसे ये रिफ्लेक्ट कर रही होंगी, ठीक है, दे अपीयर टू बी मीटिंग एट फोकस, वो मिल रही होंगी फोकस पे। ये रहा, ओके ग्रेट। अच्छा, तो हमारी इमेज क्या बन रही होगी, फोकस पे। सेम केस जब कॉनकेव के केस में इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट था तो फोकस पर इमेज बनी। यहां पर भी जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज क्या बन रही है, फोकस पे। और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है भाई कि कोई क्लोज रेंज में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये देखो यहां पर, है कि नहीं। तो हमने कुछ नहीं किया, बस रेज ऑफ लाइट बना दी। देखो यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट इस तरीके से बनाई गई है कि इट इज अपियरिंग टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखो, ये वाली रे ऑफ लाइट जिसको मैं अभी रेड से ड्रॉ करने वाला हूँ, देखो जरा ध्यान से, है कि नहीं। ये रिवर्ट बैक क्यों हो गई, ये वापस से सेम डायरेक्शन में क्यों रिफ्लेक्ट हो गई, सेम पाथ पे क्यों रिफ्लेक्ट हो गई, क्यों, क्योंकि इट इज अपियरिंग टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है कि नहीं। दूसरी रे ऑफ लाइट कैसी बनाई है, पैरेलल बना दी है। अगर पैरेलल बनाई है तो ये कहाँ पर जाकर पीछे कहाँ पर एक्सटेंड होगी, फोकस पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी कुछ हमारी इमेज बन जाती है, बहुत छोटी सी इमेज बन रही है, ठीक है। तो सिर्फ दो ही केसेस हैं। पहले केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, इमेज कैसी बन रही है, पॉइंट साइज बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज बन रही है, और मिरर के पीछे बन रही है। देखो मिरर के पीछे बन रही है, इसका मतलब कोई दुनिया है ही नहीं ना मिरर के पीछे। तो वो इमेज कैसी है, वो एक वर्चुअल इमेज है, ठीक है, और वो एक इरेक्ट इमेज है। आ रही बात समझ में, ग्रेट। और दूसरा केस क्या है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, यानी कि ये पोल है और बहुत दूर इन्फिनिटी है, उसके बीच में ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कि कहीं तो भी क्लोज रेंज में रखा हुआ है, ठीक है, ग्रेट। उस केस में इमेज क्या बन रही है, बिटवीन पी एंड एफ ऑफ द मिरर। ये देखो, ये रहा हमारा P और ये रहा हमारा F। कॉन्वेक्स का हमको पता है कि उसके राइट हैंड साइड पे सारा होता है सब कुछ खेल, ठीक है, तो ग्रेट। तो हमारे कॉन्वेक्स मिरर के हम देख सकते हैं कि पोल और फोकस के बीच में हमारी इमेज बन रही है जब हमारा ऑब्जेक्ट एक क्लोज रेंज में है। कैसी इमेज है, डिमिनिश्ड इमेज है, छोटी सी इमेज है। और नेचर कैसा है भाई, वर्चुअल है भाई, इरेक्ट है। आ रही बात समझ में, ग्रेट। कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूजेस हैं, कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर व्हीकल्स। क्यों, क्योंकि आप जब अपनी गाड़ी चला रहे हो, अभी नहीं चलाओगे, थोड़े टाइम बाद जब तुम्हारा लाइसेंस आ जाए तब, ठीक है, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमें जो पीछे गाड़ियाँ आ रही होती हैं, ठीक है, उनका अंदाज़ा लगाने के लिए सोचो कि एक ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ पीछे देख पाए कि मेरे पीछे जो गाड़ियाँ आ रही हैं कि मुझे किस तरीके से टर्न लेना है, क्या करना है वगैरह, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, These mirrors are fitted on the sides of the vehicle, enabling the driver to see traffic behind him, her to facilitate safe driving. ठीक है, एक अच्छा व्यू मिल पाए पीछे का। ऐसा नहीं मतलब बस बैठे रहो, ओहो ये गाड़ी मस्त लग रही है, अगली गाड़ी में यही लूंगा, इसलिए नहीं, लेकिन भाई ट्रैफिक किस तरीके से आ रहा है, किस जगह से आ रहा है, ये हमें अच्छी तरीके से दिखाने के लिए कॉन्वेक्स मिरर जो है वो इस्तेमाल में लिए जाते हैं। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर क्यों प्रेफर्ड होते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट दो डिमिनिश्ड इमेज। हमको एक इरेक्ट और एक डिमिनिश्ड इमेज देखने को मिलती है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट जो है वो कवर कर पा रहे होते हैं। अच्छा, ग्रेट, अमेजिंग। और तुम्हें कभी कुछ याद नहीं है ना, बस याद रखना कि तुम्हारे कार में जो आगे मिरर लगे होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं, है कि नहीं। अरे अमेजिंग, ग्रेट। अच्छा, ऑल्सो दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ये रहा मेरा पॉइंट जो मैं तुमको बता रहा था। एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स कर्व्ड है तो एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू देते हैं। और तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब भी हम कभी मॉल जाया करते थे किसी ज़माने में, ठीक है, तो बहुत सारे मॉल्स में क्या होता है ना कि जब आप टर्न ले रहे होते हो तो वहाँ पर ऐसा एक मिरर होता है ना। वो क्यों होता है, ताकि जब आप टर्न ले रहे हो तो आपको एक अंदाज़ा आ पाए कि जहाँ आप, क्योंकि वो एक अंधा मोड़ होता है, अंधा टर्न होता है, ठीक है, तो आपको पता पड़ पाए कि उस साइड से कोई इंसान तो नहीं आ रहा है, ठीक है। क्यों ऐसा ये वाला मिरर क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू दे रहा है, जिससे कि सामने वाला भी देख पाए कि इधर से कोई नहीं आ रहा और हम भी देख पाए कि उधर से कोई नहीं आ रहा। अरे बात समझ में, अरे ग्रेट, अमेजिंग। अच्छा, अब साइन कन्वेंशन की हम लोग बात करने वाले होंगे। अच्छा, ग्रेट। ये साइन कन्वेंशन मैं तुमको अगले 3 मिनट में समझा सकता हूँ अगर हमको ये चीज़ आती है तो। हमें पता है हम अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं कुछ इस तरीके से, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा वाई एक्सिस। अच्छा, हमको पता है ये सेंटर है, या फिर मैं कह सकता हूँ ओरिजिन है, ठीक है, वो थोड़ा सा मिरर का काम हो गया तो मुझे सेंटर याद आ रहा है, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। हमें पता है कि इस इधर साइड सारा एक्स पॉजिटिव होता है ना, लेमैन्स लैंग्वेज में एक्स पॉजिटिव होता है,
ठीक है, और इधर साइड नेगेटिव होता है, इधर साइड नेगेटिव होता है, यानी कि ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव एक्स, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव एक्स। यहाँ पर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। सिमिलरली इसके लेफ्ट में -1 -2 -3 है कि नहीं, ग्रेट। ओरिजिन के ऊपर, ठीक है, ओरिजिन के ऊपर जो वाई होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, हाँ या ना, ओरिजिन के ऊपर जो सारे वाई होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और ओरिजिन के नीचे सारे जो वाई होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अच्छा ग्रेट, अगर हमको ये पता है तो ये साइन कन्वेंशन हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए हलवा है, ठीक है। आपका जो मिरर है, जरा ध्यान से एक बार देखो, आपका ये जो मिरर है, क्या ये भी कहीं ना कहीं आपके ग्राफ जैसा है जो आप प्लॉट करते आ रहे हैं अभी तक, है कि नहीं। देखो ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर का यहाँ पर सेंटर है, मिड पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं पोल, ठीक है। इस मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि इस वाली साइड पे आप जो भी चीज रखोगे, क्या उसका डिस्टेंस मिरर से नेगेटिव होगा? क्यों? ये याद कर लेना, ये ओरिजिन है। इधर साइड तुम जो भी लो, ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, इस ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड तुम जो भी लो, कैसी वैल्यू आती है? नेगेटिव आती है, ठीक है, नेगेटिव आती है। अच्छा ग्रेट, अमेजिंग, है ना। तो इस मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे हम जो भी डिस्टेंस ले रहे होंगे वो सारी की सारी डिस्टेंस नेगेटिव होगी। ये देखो, डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट इज नेगेटिव, ठीक है। अच्छा ग्रेट, अमेजिंग, क्या बात है। तो एक चीज़ समझो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमारी रियल लाइफ में हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्या वो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर ही होते हैं? ज़रा दिमाग लगाओ, मिरर के सामने होते हैं हम, है ना, मिरर के सामने होते हैं। और अगर तुम साइड से देखोगे तो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में है ना, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में। देखो मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है मिरर के सामने, ठीक है, और कोई यहाँ से व्यक्ति उसको देख रहा है, तो वो क्या बोलेगा कि यार ये मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ा हुआ है, क्योंकि मिरर के राइट हैंड साइड पे तो कोई और दुनिया है। आ रही बात समझ में? ग्रेट। तो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में हम जितने भी डिस्टेंसेस ले रहे होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है, ग्रेट। मिरर के राइट हैंड साइड पे जितने भी हम डिस्टेंसेस ले रहे होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं ना। किसी किसी केस में क्या होता है कि हमारी जो इमेज है वो मिरर के राइट हैंड साइड पे बन रही होती है, यानी कि मिरर के पीछे बन रही होती है, ग्रेट। उस केस में हम जो इमेज डिस्टेंस है वो ले रहे होते हैं पॉजिटिव। अच्छा ग्रेट, ओके, अमेजिंग। अब हमें पता है कि हम जो हमारा वाई एक्सिस है, ओरिजिन के ऊपर सारा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी हाइट है, ठीक है, ये जो हमारी हाइट है वो कैसी है? वो है पॉजिटिव। हमारी जो हाइट है वो कैसी है? पॉजिटिव। इस केस में क्यों? क्योंकि ओरिजिन के, यानी कि इस ओरिजिन के, है ना, याद आ रहा है, ओरिजिन के ऊपर है, ठीक है। लेकिन अगर हाइट जो है वो ओरिजिन के नीचे कुछ इस तरीके से है, अगर हाइट डाउनवर्ड्स है, ठीक है, तो ये कैसी होगी? नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि जब मैं वाई एक्सिस की बात करता हूँ तो ऊपर के साइड सारा पॉजिटिव, नीचे के साइड सारा नेगेटिव। आ रही फील समझ में? आ रही वाइब समझ में? अरे क्या बात है, ग्रेट। तो हम ये समझ चुके हैं कि ये पूरा का पूरा जो है हमारे ग्राफ जैसा ही है, ठीक है। अगर ओरिजिन के, यानी कि इस पोल के, इस मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे है तो सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव, राइट हैंड साइड पे तो सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव, ऊपर है तो सब पॉजिटिव और नीचे है तो सब नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर तुम टेक्स्ट के थ्रू भी समझ सकते हो। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। अब हमको पता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में प्लेस्ड होता है, मिरर के पीछे तो ऑब्जेक्ट प्लेस नहीं हो सकता, क्योंकि मिरर के पीछे कोई दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना। दिस इंप्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, है कि नहीं? फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अभी तुम सिर्फ साइड व्यू देखो, हमारी जिंदगी साइड व्यू से चल रही है, ठीक है। ऑल द डिस्टेंसेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। सारे के सारे डिस्टेंसेज पोल से मेजर हो रहे होते हैं, ये चीज को ध्यान रखना, ठीक है, ग्रेट। ऑल द डिस्टेंसेज मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन अलोंग द एक्स एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। यहाँ के सारे डिस्टेंसेज को हम पॉजिटिव ले रहे होते हैं, है ना, और लेफ्ट हैंड साइड के सारे डिस्टेंसेस को हम नेगेटिव ले रहे होते हैं। आ रही बात समझ में? सिमिलरली ये वाई वाला केस है। आगे बढ़ते हैं, खत्म कार्टेशियन प्लेन। मिरर फार्मूला की बात कर रहे होंगे। मिरर फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। ये v जो होता है ये होता है हमारा इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ये v जो होता है वो होता है हमारा इमेज डिस्टेंस, यानी कि हमारे पोल से हमारी इमेज कितनी दूर बनी है, ठीक है, ये वो डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पोल से कितना, हमारे मिरर से, या फिर तुम बोलो हम पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, तो हमारे मिरर से कितना दूर रखा हुआ है। और ये फोकस हमको पता ही है कि नहीं? फोकस कहाँ पर होता है सबको पता है। अच्छा ग्रेट। तो बेसिकली ये क्या है? फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ है भाई, आपके पोल से आपकी फोकस तक की डिस्टेंस कितना है ना, ग्रेट, फोकल लेंथ। अच्छा क्या बात है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? भाई साहब आपका जो ऑब्जेक्ट है और आपकी जो इमेज है उसके साइज में कितना फर्क है। मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट इतना छोटा सा है, आपकी इमेज बन रही है इतनी बड़ी, आपकी इमेज बन रही है इतनी बड़ी, है ना, तो पर कुछ ना कुछ मैग्नीफिकेशन हुआ ना। ऑब्जेक्ट साइज जो है वो है छोटी और इमेज साइज जो है वो बड़ी, तो कुछ ना कुछ मैग्नीफिकेशन हुआ होगा। तो ये होता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट कितनी है अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज की हाइट को हम डिनोट करते हैं h' से, ऑब्जेक्ट की हाइट को हम डिनोट करते हैं h से। बन गया मेरा फॉर्मूला
m इज इक्वल्स टू h डैश बाय h, m इज इक्वल्स टू h डैश बाय h। हम बोलते हैं ना कि यार ये चीज़ तो 5 गुना है ना, और हम बोलते हैं ना कि जैसे कि ये जो एरिया है ये मेरे घर के ग्राउंड से तो 5 गुना है, मतलब मेरे घर का एरिया जो है उससे 5 गुना। सिमिलरली ये जो इमेज है वो इसकी 2 गुना है, तो इसका मैग्नीफिकेशन कितना हुआ? 2। आ रही बात समझ में? ग्रेट, ये रहा। अब अगर हमको इस मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला को इमेज डिस्टेंस हमारे और हाइट डिस्टेंस के फॉर्मेट में लिखना है, तो ये 2 फॉर्मूला हमेशा याद रखना। सबसे पहले तो ये m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, वेयर h डैश स्टैंड्स फॉर इमेज हाइट, ठीक है, और m इज इक्वल्स टू माइनस v बाई यू। ये माइनस गलती से भी मत भूलना, ठीक है, ये माइनस गलती से भी मत भूलना है। m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू और m इज इक्वल्स टू h डैश बाय h। आ रही बात समझ में? ग्रेट। ये 2 फॉर्मूलाज हमारे मैग्नीफिकेशन के। आगे बढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन की हम लोग बात कर रहे होंगे। हमने बात कर ली थी रिफ्लेक्शन की, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। लेकिन अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इस केस में जो हमारी रे ऑफ लाइट होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है। जैसे कि मान लो हमारी रे ऑफ लाइट एयर में है और फिर वो ग्लास में चली गई, ठीक है, तो एयर अलग मीडियम है, ग्लास अलग मीडियम है। आ रही बात समझ में? पहले एयर में थी, अब पानी में चली गई, तो एयर अलग मीडियम है, पानी अलग मीडियम है। क्या ये फील हम समझ पा रहे हैं? अरे वाह, क्या बात है। जब हमारी लाइट एक रेयरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में जाती है, ठीक है, तो जो रे ऑफ लाइट होती है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। अब रेयरर मीडियम क्या होता है? ऐसा मीडियम होता है जिसके अंदर हमारी जो लाइट की स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है, एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। मान लो ये नॉर्मल है ना, और ये हमारी रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट है ना, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। चलो इसको थोड़ा दूर बनाते हैं। अच्छा, ये देखो, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है, ये हमारा, ये तो कार्टेशियन प्लेन बना दिया हाँ, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा है मीडियम 1 और ये हमारा है मीडियम 2, ठीक है। यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, ये रे ऑफ लाइट आई, ये कौन सी रे ऑफ लाइट है? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। इस नॉर्मल को नीचे एक्सटेंड कर देता हूँ। अब मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। अगर मीडियम 1 हमारा रेयरर हुआ, अगर हमारा मीडियम 1 रेयरर हुआ और अगर हमारा मीडियम 2 डेंसर हुआ, तो जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। देखो जरा, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। पहले नॉर्मल से दूर थी लेकिन अब नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे। आ रही बात समझ में? ग्रेट, अमेजिंग, ओके, क्या बात है। अगर इसका सेम उल्टा केस हुआ, अगर इसका उल्टा केस हुआ, मान लो कुछ ऐसा केस होता है, ये हमारी नॉर्मल ड्रॉ करी मैंने, है ना, ये मेरा डेंसर मीडियम है, ये मेरा डेंसर मीडियम है और ये मेरा रेयरर मीडियम है, तो क्या होगा? खुद दिमाग लगाओ। रे ऑफ लाइट जो है वो नॉर्मल के पास जा रही होगी, ठीक है, रे ऑफ लाइट जो है वो नॉर्मल के काफ़ी करीब होगी, लेकिन जैसे ही वो रेयरर मीडियम में जाएगी, रे ऑफ लाइट नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, ठीक है, रे ऑफ लाइट नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। ये होता है हमारा रेयरर और डेंसर मीडियम का खेल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ग्रेट। अब इसके भी लॉज होते हैं, जैसे हमारे रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं ना, वैसे उसी तरीके से हमारे रिफ्रैक्शन के भी लॉज होते हैं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। हमको यार ये पता है, ये कुछ मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, मेरे नॉर्मल है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे आई और मान लो ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। तो सारी की सारी हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि यार एक सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है, सब सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो हमारा पहला लॉ जो है वो सेम है, ठीक है। दूसरा लॉ क्या है? वो ऐसा कुछ कहता है हमको हमारी बुक के अकॉर्डिंग कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, ठीक है, इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। यानी कि कुछ ऐसा, यार ये हमारी नॉर्मल है, ये हमारी इंसिडेंट रे आई, है ना, और मान लो कि ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। ग्रेट, अमेजिंग। अब ध्यान से समझना, अब बिल्कुल ध्यान से समझना। मुझे पता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कौन सा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल के बीच का एंगल कौन सा है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन आई अपॉन साइन आर जो है ये कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, ठीक है, फॉर अ गिवन, मान लो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ठीक है। तो साइन आई बाय साइन आर जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, वो कैसा होगा? वो कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पर तुम भले एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर दो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा। मान लो कि सेम ही दो मीडियम है ना, ये मीडियम 1 और मीडियम 2, इस केस में हमारा एंगल जो है वो साइन I1 हो गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो साइन R1 हो गया, ठीक है। पहले साइन आई बाय साइन आर था, अब साइन I1 बाय साइन R1 हो गया, तो भी कांस्टेंट ही आएगा, क्योंकि जरा ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम।
यानी कि जब तक हम लोग ये मीडियम की पेयर चेंज नहीं करते तब तक तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज करो, जब तुम ये फॉर्मूला लगाओगे तो कांस्टेंट आंसर आएगा। ठीक है, अरे ग्रेट, अमेजिंग, अमेजिंग। दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। अब हम बात करने वाले होंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देखो जरा, लेट v1 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड v2 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, अरे क्या बात है, ग्रेट। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, ठीक है, दूसरे मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इट इज गिवन बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यानी कि सबसे पहले एक बात समझो यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या तो हम म्यू से डिनोट करते हैं या फिर बहुत सारे लोग एन से डिनोट करते हैं। हम अभी एन से डिनोट करने वाले हैं। ठीक है, हम अभी एन से डिनोट करने वाले हैं। कुछ इस तरीके का सीन हो रहा होता है, है ना। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा है, ठीक है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा है उतना कम जो है आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है उस मीडियम के अंदर। ठीक है, उतनी कम जो है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है उस मीडियम के अंदर। अच्छा, ग्रेट। तो तुम सोचो ज़रा, हम बात कर रहे हैं, पहले हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर देखो मीडियम 2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मीडियम 2 के, मैं म्यू से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, मीडियम 2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। तो कुछ ऐसा हम लिखते हैं, अच्छा, ये किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ऐसा क्यों, आ रही बात समझ में? तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, है कि नहीं, जस्ट उल्टा हो जाएगा। अरे ग्रेट, इसको डिटेल में समझना है तो हम वो 11वीं 12वीं में समझेंगे यार। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी वगैरह सब हम समझ रहे होते हैं। ओके, ग्रेट। और मैंने इसको सब कुछ डिटेल में करवा रखा है लाइट के अंदर, तो बेसिकली ये भी खैर मैं डिटेल में समझा रहा हूँ तुमको, लेकिन अगर तुम्हें और ज़्यादा डिटेल में समझना है, बिल्कुल पूरा क्रक्स समझना है चैप्टर का पूरा बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो वो चैप्टर लेक्चर तुम जाकर देख सकते हो। आ रही बात समझ में? ग्रेट। तो क्या हुआ, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रिस्पेक्ट में हम दे सकते हैं थ्रू दिस फॉर्मूला। बस हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम बात कर रहे हैं, हमें यार ये जो नंबर्स की प्लेसमेंट है उस पर ध्यान रखना है। रिपीट करो मेरे साथ साथ, दोहराओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज गिवन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ठीक है, और अगर तुम्हें ये भी नहीं समझना हो इस तरीके से तो तुम यार ये एन, तुम देखो म्यू और एन तुमको जो यूज़ करना तुम यूज़ करो। ठीक है, हम एन यूज़ करते हैं आसान करने के लिए। ठीक है, तुम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो, refractive index of second medium with respect to first medium is given by the speed of light in first medium by the speed of light in second medium। क्या यही सेम टू सेम फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है? अरे वाह, अरे ग्रेट, क्या बात है। अच्छा, इफ द मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर, ये तो हमने समझ लिया ना, ये हमने समझ लिया क्या होता है। अब अगर मीडियम 1 जो है वो वैक्यूम है या फिर एयर है, ठीक है, अगर वो वैक्यूम है या फिर एयर है, then the refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum। ठीक है, उस केस में हम अभी तक क्या लिखते आ रहे हैं, N21 यानी कि सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रिस्पेक्ट में इज इक्वल्स टू V1 बाय V2। लेकिन अगर वो पहला मीडियम हमारा एयर है, ठीक है, अगर वो पहला मीडियम हमारा एयर है तो इससे क्या होता है, इससे हमें हमारे सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाता है। अगर ये सब चीज़ें छोड़ो, अगर पहला मीडियम तुम्हारा एयर है तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, यहाँ पर हम N21 वाला खेल नहीं कर रहे होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ठीक है, ग्रेट। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल जाता है, इससे हमें सबसे पहले तो स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम पता चल जाती है। मान लो कि हमें ग्लास का निकालना है कि भाई स्पीड ऑफ लाइट क्या है ग्लास में, तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम क्या ध्यान रखेंगे कि हमारे सेकेंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है फर्स्ट के रिस्पेक्ट में वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। लेकिन अगर वो पहला मीडियम हमारा एयर है तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम यानी कि m इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। इससे हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपको सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट हमको पता है, हम सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड को पता कर सकते हैं। अगर हमको उल्टा दे रखा है, अगर हमको दे रखा है कि सेकेंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को जितनी इतनी है, ठीक है, और जो पहला मीडियम है वो एयर है, तो आप मुझे बताओ कि सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। हम क्या करेंगे, C की जगह रखेंगे 3 × 10⁸, V की जगह रखेंगे जो भी हमको दे रखा है, मान लो 2 × 10⁸ दे रखा है। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, इससे हमें क्या पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। खेल खत्म,
ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कलाकारी कर रखी थी पहले से, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन बाय स्पेरिकल लेंसेज एंड आपका चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक है। अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेस। देखो अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, ये कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर। अब हम बात करने वाले होंगे कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो दो सरफेसेस हैं और कॉनकेव लेंस, दो दो सरफेसेस हैं। ओके, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ द सरफेसेस आर स्पेरिकल फॉर्म अ लेंस। इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये हमारा लेंस है। ये कौन सा लेंस है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। और ये कौन सा लेंस है, ये हमारा कॉनकेव लेंस है। आ रही फील समझ में, आ रही वाइब समझ में, ग्रेट, अच्छा, अमेजिंग। अब एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं ना, वो लाइट को कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंसेज जो होते हैं वो लाइट को कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या बुला रहे होते हैं, उन्हें हम बुला रहे होते हैं कॉन्वर्जिंग लेंसेज, ठीक है। और कॉनकेव लेंसेज जो होते हैं वो लाइट को डाइवर्स कर देते हैं, तो उन्हें हम क्या बुलाते हैं, डाइवर्जिंग लेंसेज। क्या ये फील हम समझ पा रहे हैं, क्या ये फील हम समझ पा रहे हैं। अब यार ऐसा ही तुम मुझे मिरर और कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के केस में कॉमेंट करके बताना, ठीक है, ग्रेट। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वर्जिंग मिरर, गलत, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वर्जिंग लेंस, और कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। ओहो भैया क्या बात है, अमेजिंग, ग्रेट, अच्छा, ओके। अब मैं आगे कुछ और एक्सप्लेन करता हूँ तुमको। हमारा जो लेंस होता है ना, हमारा जो लेंस होता है वो भी हमारा काइंड ऑफ कंप्लीटली सिमिलर होता है हमारे मिरर से। यहाँ पर भी देखो, अब यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि ये मेरा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है। अगर मैं इस वाले रिफ्लेक्टिंग सरफेस को एक्सटेंड करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से एक्सटेंड होगा, और इसको एक्सटेंड करता हूँ तो कुछ इस तरीके से एक्सटेंड होगा। क्या मेरे पास में दो फोकस, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे? अगर मैं देखो इस वाले साइड की बात करता हूँ, ठीक है, तो इसके लिए ये सेंटर है ना, और यहाँ पर फोकस होगा। अगर मैं इस वाले की बात करता हूँ तो ये सेंटर होगा, हाँ है ना, ग्रेट। देखो जरा, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये भी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो दो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस है। क्या बात है भैया, ठीक है, क्या बात है, अमेजिंग। जहाँ जैसे वहाँ पर पोल था ना, वैसे यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, अच्छा, ग्रेट, अमेजिंग। ये इमेज फॉर्मेशन है थ्रू लेंसेज। यहाँ पर भी हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, भाई रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, कहाँ से पास करेगी, फोकस के थ्रू। अब यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, तो वो दूसरे सरफेस से पास हो रही होगी, ये देखो, ओके, ग्रेट। अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रही है तो वो कैसे जाती है, पैरेलल, ये देखो, आ रही फील समझ में। अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, ठीक है, तो वो कुछ भी नहीं होता, वो वैसी की वैसी निकल जाती है, ये देखो। यहां पर एक चीज नोटिस करना कि जब वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो रे ऑफ लाइट ऐसी की ऐसी आगे निकल रही है। ये जो एरो है ये बैकवर्ड नहीं है, ठीक है, ये एरो पीछे की साइड नहीं है, ये ध्यान रखना, ओके। हमने कॉन्वेक्स की सारी बातें कर ली, कॉनकेव का भी सेम केस है, ठीक है। देखो यहाँ पर कॉन्केव कैसा लेंस था, डाइवर्जिंग था, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, पैरेलल आई, ठीक है, पैरेलल आई और ऐसी डाइवर्ज हो गई, है ना, इस तरीके से डाइवर्ज हो गई। लेकिन यहां पर भी होता है, जैसे कि हमने देखा था ना कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में इट अपीयर्स टू गो थ्रू और पास थ्रू फोकस। सिमिलरली हमारे कॉनकेव लेंस के केस में ऐसा हो रहा होता है कि इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। ये रे ऑफ लाइट पैरेलल गई, डाइवर्ज हुई यानी कि रिफ्रैक्ट हुई, ठीक है। जब हम उस रे ऑफ लाइट को पीछे एक्सटेंड करते हैं तो वो फोकस के थ्रू पास हो रही होती, ठीक है। आ रही बात समझ में, फील आ रही है, ग्रेट। ये देखो, ये रे ऑफ लाइट जो है वो फोकस के थ्रू पास हो रही होती, ठीक है। ये इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, ठीक है, इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, इसलिए ये जो लाइन है, ये जो रे ऑफ लाइट है, मैं लाइन बोल रहा हूं बार बार, ये जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल निकल गई। आ रही फील समझ में, ये जो रे ऑफ लाइट है, ठीक है, अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस के थ्रू पास हो रही होती, इसलिए ये रे ऑफ लाइट पैरेलल निकल जाएगी। पहले केस में ये रे ऑफ लाइट जो है अगर हम इसको रिफ्रैक्ट होने के बाद में एक्सटेंड करेंगे तो फोकस के थ्रू पास हो रही होती, इसलिए वो पैरेलल ही पास कर रही है। समझ लेना एक बार, तुम रिवाइंड करके तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये तीसरा केस, अब तुम जितने भी केसेस यहाँ पर देख रहे हो ना, ये जितने भी केसेस तुम यहाँ पर देख रहे हो, ये सारे के सारे केसेस तुमने कॉनकेव मिरर के टाइम पे पढ़े। ये सारे के सारे केसेस तुमने कॉनकेव मिरर के टाइम पे पढ़े। बस फर्क इतना है कि कॉनकेव मिरर में जो हमारी इमेज है वो हमारे मिरर के आगे बन रही थी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बन रही थी।
कॉन्वेक्स लेंस के केस में, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में अब चूंकि ये एक लेंस है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी इमेजेस बन रही होंगी, ठीक है, जो हमारी इमेजेस यहाँ पर बन रही होंगी वो सारी की सारी लेंस की राइट हैंड साइड पर बन रही होगी। देखो जरा, इन्फिनिटी पे है, कहाँ पर बनेगा, ये रहा फोकस पे। याद करो कॉन्केव, ये दोनों केसेस, कॉन्केव मिरर का केस और कॉन्वेक्स मिरर का केस, मैंने यार ये सारे के सारे केसेस जो है तुमको ऑलरेडी करवा रखे हैं, वो बात अलग है, लेकिन जब तुम अपनी बुक के अंदर दोनों को कंपेयर करोगे, ठीक है, तो दोनों के आंसर सेम आएंगे। इन्फिनिटी पे था, कहाँ बना, फोकस पे। अब हमारा देखो, हमें एक चीज़ पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकस, ठीक है, तो क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस का दोगुना नहीं होगा? यानी कि मेरे पोल से, अगर मैं कॉन्केव की बात करता हूँ, मैं हमारे मिरर्स की बात करता हूँ, तो मेरे पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस में 2f भी लिख सकता हूँ, ये देखो, है ना। सिमिलरली यहाँ पर तुम देख सकते हो ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस तुम 2f के फॉर्म में भी लिख पा रहे हो, ये देखो। क्यों? क्योंकि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकस का दुगना होता है, ठीक है, वो फोकस का दुगना होता है, या फिर उल्टा बोल दो, फोकस जो होता है वो रेडियस का आधा होता है, ठीक है, ग्रेट। फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ, अच्छा, ग्रेट, अमेजिंग। सेकंड केस देखो, क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, कहाँ बन रही है इमेज, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, आ रही है फील, ठीक है। अभी नेक्स्ट केस में कहाँ पर है ऑब्जेक्ट, फोकस पर है, कहाँ बन रही है इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है वैसे वैसे इमेज दूर भागती जा रही है। क्या बात है भैया, हैं, देखो, पास ऑब्जेक्ट की जो है वो नज़दीकियाँ बढ़ी तो इमेज की जो है वो दूरियाँ बढ़ गई। अब कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। इमेज कहाँ बननी चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, याद करो, हाँ, यहाँ पर बन रही है, हाँ बन रही है। फर्क बस इतना है मेरी जान, फर्क बस इतना है कि इस केस में लेंस के पीछे बन रही है, राइट हैंड साइड पे बन रही है। आ रही फील समझ में? अब कहाँ है, फोकस पे है। इमेज कहाँ बननी चाहिए, इन्फिनिटी पे। क्यों? क्योंकि रेज ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी। इसमें ऐसा हो रहा है क्या? अरे वाह, हो रहा है। अब कहाँ है इमेज, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यानी कि बहुत पास हमारे कॉन्वेक्स लेंस के, ठीक है। इमेज कहाँ बन रही है, हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे की साइड बन रही है, काफी पीछे। और कैसी इमेज है, देखो सारे केसेस में इमेज कैसी थी, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। लेकिन आखिरी केस में इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेम टू सेम केस है हमारे कॉन्केव मिरर जैसा, ठीक है। अब मैं कॉन्केव लेंस की बात करता हूँ तो यहाँ पर दो केस होते हैं। सेम टू सेम केस है कॉन्वेक्स मिरर जैसा, ठीक है, सेम टू सेम केस है कॉन्वेक्स मिरर जैसा। क्या ये फील हम समझ पा रहे हैं? इन्फिनिटी से आई, डाइवर्ज हो गई। डाइवर्ज होने के बाद में जब वो डाइवर्ज रे को हम एक्सटेंड करेंगे पीछे तो वो फोकस के थ्रू पास हो रही होगी, ठीक है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज बन रही होगी फोकस पे, ठीक है। और जब हमारा ऑब्जेक्ट कहीं क्लोज रेंज पे है, इमेज बन रही होगी यहाँ पर, ठीक है। क्या यही सेम टू सेम केस हमने कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखा था? देखो जरा, देखो जरा, ये रहा, है कि नहीं? और कॉन्केव लेंस का जो केस था, देखो, मैं तुमको, अगर तुमको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है ना, तुमको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, तो मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ। जो भी तुमने कॉन्केव मिरर के केस में देखा, ठीक है, वही सारी की सारी चीज़ें तुम कॉन्वेक्स लेंस के इसमें देख रहे होंगे। और जो चीज़ें तुमने कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखी थी वही सारी की सारी चीज़ें तुम कॉन्केव लेंस के केस में देख रहे होंगे। बात खत्म, ठीक है। बात ये सब हम बता सकते हैं यार, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनी है, पॉइंट साइज बनी है, वो तो हम बना के ही बता सकते हैं, ठीक है, ग्रेट। ये सारा हमारे लिए कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है, हमारे लिए मैटर करता है ये और ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बचा है, अब कुछ नहीं बचा है। जैसे हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था वैसे ही अब हम पढ़ने वाले हैं लेंस फार्मूला। बस फर्क इतना है कि लेंस फार्मूला में नेगेटिव आ जाता है बीच में। वहां पर क्या था, 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ पर क्या है, 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है, ग्रेट। यहाँ पर भी मैग्निफिकेशन सेम ही होता है, हाइट ऑफ इमेज यानी कि h' अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब हम बात करने वाले होंगे पावर ऑफ लेंस की, ठीक है। यहाँ पर तुमको बस 2 सेकंड देना यार। पावर इज इक्वल्स टू 1/f वेयर f स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ। पावर की SI यूनिट होती है डायोप्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं d से, ठीक है। आपका चैप्टर हो चुका है समाप्त, ठीक है। आपके जब भी पावर में न्यूमेरिकल्स आते हैं बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, एंड यू आर गुड टू गो। आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, मैं एक वीडियो लाऊंगा न्यूमेरिकल्स का बाद में, जहाँ पर हम बात करेंगे कि v पॉजिटिव, v नेगेटिव, u पॉजिटिव, u नेगेटिव, ये सब हम कब ले रहे होते हैं। बाकी तो जैसे कि मैंने तुमको समझा दिया है, वो अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैंने तुमको इतना एक्सप्लेन कर दिया। इसी के साथ चैप्टर समाप्त हो चुका है। आपको लिंक मिल जाएगी क्विज के नीचे, जहाँ पर आप क्विज को जाकर अटेम्प्ट कर सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करना बिल्कुल से मत भूलना, क्योंकि आपके जो भी क्विज के रिजल्ट्स होते हैं आप मुझे वहाँ पर जाकर शेयर कर सकते हो। इसी के साथ होप यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि और अमेजिंग वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाले हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो यार। विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।